बुला लो बेटा, सबको बुला लो, टाइम हो तो गया, कितना बजा? मैम नहीं छोड़ेंगे क्या अभी? चलिए अब धीमे धीमे सब लोग जुड़ेंगे ही। टाइम 11 बजे का बता दिया गया था, ग्रुप में भी बताया गया था, आपको यहाँ नोटिस पे भी लगाया गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर अगर कांटेक्ट में है बच्चे तो उन लोग से बोलिए ज्वाइन करें सेशन। और पता है कि मुझे 2 सब्जेक्ट दिया गया है आपके यहाँ, एक एनवायरमेंटल स्टडीज दिया गया है, ठीक है, और एक एनर्जी कंजर्वेशन दिया गया है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अभी मैंने पब्लिकेशन से बात की है, वो जब तक मुझे किताब भेजेंगे नहीं तब तक, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि एनर्जी कंजर्वेशन में है तो वो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, बट उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हमको पढ़ाना है उसका कोई आइडिया नहीं है। एक बार जब बुक मेरे पास आ जाएगी तो फिर मैं इसी के साथ कंटिन्यूएशन में एनर्जी कंजर्वेशन की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लेक्चर है, हफ्ते में एक ही लेक्चर लेना है एनर्जी कंजर्वेशन का मुझे, मैकेनिकल का पार्ट। ठीक है, और जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल का, वो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट वाले आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, वो लेंगे आपके क्लासेस। और एक मुझे मिला है सीएमडी लैब। अब सीएमडी लैब में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऑनलाइन तो कुछ हो नहीं सकता, तो उसकी टेंशन आप लोग को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 क्लासेस जो रेगुलर रन करेंगी, एक डीडीएम रन करेगी जो कि आपके सर लेंगे, एक प्लास्टिक मटेरियल में भी धीरू सर लेंगे, और एक हमें मिली। 3 क्लासेस तो आपकी फिक्स नहीं की बैक टू बैक चलेंगी ही चलेंगी। एनर्जी कंजर्वेशन की क्लासेस बीच बीच में हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज में पहला जो चैप्टर था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया था कि क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको। अब उसमें पढ़नी क्या है, उसमें पहला चैप्टर जो था वो इन्वायरमेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी था।
ठीक है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। लेकिन पारिस्थितिकी जानने से पहले अगर आपको पारिस्थितिकी की जरूरत, पारिस्थितिकी की उद्देश्य क्या है उसके बारे में नहीं जब तक समझ में आएगा तब तक पारिस्थितिकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो उस बीच में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सतत विकास। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। नोट्स आपको इसी से बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें जो भी चीजें हैं वो अंडरलाइन की गई हुई हैं, आपको सभी चीजें नहीं लिखनी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अंडरलाइन की हुई हैं पहले से। ठीक है, तो नोट्स में आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा अपने। जैसे भी नोट्स बनाना है नहीं बनाना है, इसका कोई हेडेक नहीं है, बट अगर बनाना होगा तो जो चीजें मेंशन की गई अंडरलाइन में उसी को देखिएगा। तो पहला जो टॉपिक है मेरा वो सतत विकास है। तो सतत विकास का सबसे पहले प्रयोग जो है वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आई थी। अब ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या आई थी, वो एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के द्वारा। ठीक है, तो इसी में ये लिखा हुआ है सतत विकास का सबसे पहले प्रयोग वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो किया गया था, जिसे प्राकृतिक और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1980 में प्रस्तुत किया। ब्रंटन रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ क्या है। जैसे बताया गया था कि हम सतत विकास उसे कहेंगे कि हमारी जरूरतों, हमारे जो संसाधन है उनको हम लोग यूज करें, साथ साथ अपने पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा के रखें, उसी को सतत विकास बोलते हैं। ऐसे इसमें एक डेफिनेशन फॉर्म में दे दिया है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना। अब डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटलिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हुए हैं। वो डेफिनेशंस आप अगर मान लीजिए कि 5 एनवायरमेंटलिस्ट ने डेफिनेशन दिए हैं, तो किसी दो की डेफिनेशन आप बैक टू एकदम टू द पॉइंट याद करना पड़ेगा। ये सब चीजें लिखेंगे आप जब, जैसे क्रेब्स के अनुसार, क्रेब्स एक एनवायरमेंटलिस्ट है, इनके अनुसार सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। वहां पे जब आप नाम डाल देंगे ना तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है जब भी जो भी एग्जाम में कॉपी चेक करता है। तो ऐसा ही एक तो हमको नॉर्मल हमको डेफिनेशन पता हो गई कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। अब इसी में अगर ढंग से देखा जाए तो सतत विकास का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि निरंतर चालू क्या लिखा है आगे, अतः सतत विकास का अर्थ उस विकास से है जिसे निरंतर चालू रखना चाहिए। यह सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की रचना है, जिसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा जीवन प्रत्याशा बढ़ाना, प्राकृतिक पर्यावरणीय साधनों की गुणवत्ता में सुधार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सतत विकास को अगर लक्ष्य करना है, सतत विकास को पाना है, तो हम लोग को इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे क्या क्या चीजें, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य का सुधार, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की प्रत्याशा, हर व्यक्ति का, हर समाज का एक जीवन जीने की प्रत्याशा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब आजाद हुए तो हम लोग के उस समय जीवन जीने की प्रत्याशा सिर्फ 38 साल या 35 साल थी। मतलब एक एवरेज आदमी सिर्फ 38 से 35 साल ही तो जी सकता था, क्योंकि उस समय भूखमरी पड़ी हुई थी। अब जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते गए, डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग नाम आता गया, वैसे वैसे हम लोग की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कम है। जैसे चाइना में इस समय बुजुर्गों की जनसंख्या इतनी है कि वहाँ की जीवन प्रत्याशा 80+ चली गई है। वो भी जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा होना भी बैड इफेक्ट पड़ता है और कम होना भी बैड इफेक्ट करता है। एक बैलेंस लेके हम लोग को चलना पड़ेगा। तो ये सभी साधन है जिसके द्वारा हम सतत विकास को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सतत विकास वह विकास है जो निरंतर चलता रहता है, गुणवत्ता में योगदान करता है, बदले में यह व्यक्ति की तुष्टि की पूर्ति करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब ये विशेषताएं देखो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आपको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है, क्योंकि चीज ऐसी है कि अब धीमे धीमे आप सीनियर उस एज में जा रहे हैं, उस पीरियड में जा रहे हैं कि आपको पैराग्राफ बना के नोट्स बनने लिखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। अब पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो पॉइंट वाइज याद करना चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि अगर इसकी प्रमुख विशेषताओं में बात की जाए तो पहली प्रमुख विशेषता इसकी ये है कि विकास की ऐसी क्षमता जिससे परितंत्र उत्पादन देता रहे तथा भविष्य के लिए यह स्वास्थ्य एवं टिकाऊ अवस्था में बना रहे। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा संतुलित सदुपयोग जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध रहें तथा सभी का जीवन सुखी बना रहे तथा सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी बरकरार बनी रहे। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं मेरे पास।
जैसे कि पहले तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा सतत विकास का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में कुछ जो भी आपकी ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जैसे ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसी रिपोर्ट में सतत विकास की बात की गई थी। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 1980 में प्रस्तुत किया गया था। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यहाँ पे लिखा दिया गया है। ठीक है, और परिभाषा देनी होगी, तो ये परिभाषा और है। सभी इन्वायरमेंटिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी हुई है, तो इसका नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। जैसे यहाँ पे लिखा है, पियर्से और बदरफोर्ड के शब्दों में सतत विकास ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्राकृतिक संसाधनों के आधार को क्षय नहीं होना दिया जाता। यह पर्यावरणीय गुणवत्ता की अब तक अप्रशंसित भूमिका पर बल देता है। तो ये साइंटिस्ट का नाम जोड़ दिया ना, ये सॉरी इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम जोड़ दिया। अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी, हेडिंग, वो विकास की प्रमुख सतत विकास की प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने तथा पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित करने हेतु प्रयासरत रहे, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट इसका इतिहास। इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इसको कट करना है तो इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब इतिहास में ये सब चीजें दी गई हैं। क्या वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर, एक लेख निकला गया था 1982 की जनरल असेंबली में। वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर का प्रस्ताव पारित हुआ। यह ब्रंटलैंड ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, हाँ ये देखो, ब्रंटलैंड की जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक जो था वो आवर कॉमन फ्यूचर था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये चीजें नहीं छोड़ी जा सकती। आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। पहली बार सतत विकास का जो अनुप्रयोग हुआ था, जो प्रयोग हुआ था, शब्दों का प्रयोग हुआ था, वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में हुआ था। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट की जो शीर्षक था उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे 1982 में जनरल असेंबली में प्रस्तुत किया गया था। उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी थी, ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जैसे ऐसी सरकार है जिसमें सभी नागरिकों की निर्णय लेने की भागीदारी हो। ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट की जो प्रमुख बिंदु थे, ऐसी आर्थिक संस्था जिसे अत्यधिक उत्पादन संभव हो तथा तकनीकी का विकसित किया जा सके। ऐसी सामाजिक तंत्र जो परिस्थिति को ध्यान में रखकर विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करें। ऐसा उत्पादक तंत्र जो विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित करे। मतलब आप अगर एक अच्छे कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, एक आइडियल कंट्री बनना चाहते हैं, तो आप विकास के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी ख्याल रख के सब कुछ करना है, अगर आप या आप डेवलप कंट्री में शामिल होना चाहते हैं। जापानी को देख लो, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, जापान, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था, उसके बाद जापान को उभरने में मेंटली तो अभी भी उभर रहा है, लेकिन जापान को उभरने में बहुत समय लगा था। और आज देख लो जापान की स्थिति कैसी है। तो उसने पर्यावरण के साथ साथ अपना खुद का भी विकास किया, इसे बोलते हैं डेवलप कंट्रीज। ठीक है, यही सब चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी उसमें सब चीजें लिखी गई थी। अब 1900, अब अच्छा इसमें कुछ और चीजें, ऐसी तकनीकी तंत्र जो निरंतर विकास की ओर उन्मुख हो। ये सब रिपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यावरण के टिकाऊपन पर भी ध्यान केंद्रित बने। ऐसा प्रशासनिक तंत्र जो लचकदार हो तथा बदलते परिवेश में निर्णय ले सके। तो हिस्ट्री में आपको ये इतना छोड़ सकते हो आप, बट यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि ब्रंटन रिपोर्ट पे अगर आपको सतत विकास के बारे में पूछा गया है कि सतत विकास को परिभाषित कीजिए तथा इसके बारे में एक संदर्भ टिप्पणी कीजिए, ये टिप्पणी करने के लिए है, तो आपको स्टार्टिंग वही करनी पड़ेगी, सतत विकास होता क्या है और सतत विकास को कब प्रस्तुत किया गया था। तो 1900 आपको लिखना पड़ेगा कि 1982 की जनरल असेंबली में ब्रंटन रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक और कॉमन फीचर था, उसमें सतत विकास की पहली बार अनुप्रयोग किया गया था, जिसके प्रमुख बिंदु ये हैं। अब ये बिंदु आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा ही धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग अपनी 20th सेंचुरी की तरफ बढ़ते गए, तो 1980 से लेकर 1990 के बीच में बहुत सारे प्रयास किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि 1972 में टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई थी। ऐसे ही 1980 से 1990 के बीच में बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे कि 1947 में ओजोन डिप्लीशन के संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होके एक, जैसे ओजोन की डिप्लीशन हो रही थी, ओजोन की परत कम हो रही थी, तो सभी जो 193 कंट्रीज थे वो एक जगह इकट्ठा होके
उसके बारे में चर्चा की, और वो चर्चा जहाँ हुई थी वो मॉन्ट्रियल था। ठीक है, मॉन्ट्रियल एक जगह है वहाँ पे वो चर्चा की गई थी, इसलिए उसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रख दिया गया। ऐसे 1987 में खतरनाक पदार्थों के बारे में बेसल कन्वेंशन किया गया था। बेसल भी एक जगह है। ठीक है, सन 1992 में जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन हुआ था। तो ऐसे करके 1980 से 1990 के बीच में बहुत सारे प्रयास किए गए हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। अब ये टॉपिक जो आया है परिस्थिति डेवलपमेंट, परिस्थिति डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट कीजिए लेकिन पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए। तो वही चीजें यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि पारिस्थितिकी विकास की अवधारणा का अर्थ ऐसे विकास से है जिसमें विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाया जा सके। इस प्रकार के विकास पर सर्वप्रथम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बल दिया था। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्यों में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। ये आपके पास जो भी संसाधन है, अभी ये नहीं कि कोयला आ गया है तो धड़ाधड़ जलाते जाएं। ठीक है, उसका उपयोग आप कितना कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है। ये सब चीजें हम लोग को सतत विकास के ये सब चीजें हम लोग सतत विकास के अंदर ही पढ़ रहे हैं, कोई अलग से चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। ये सतत विकास मेरी एक हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग चलती जा रही है। अब सतत विकास के मूलभूत पहलू क्या हैं? विकासशील देशों की द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विकसित देशों में बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के कारण सतत विकास की प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य हो गया है। जनसंख्या मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जनसंख्या का। जनसंख्या बढ़ेगी, आपको आपकी आपकी जो संसाधनों को दोहन करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, और जब दोहन करने की क्षमता, जब संसाधनों को हम खुद दोहन करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि सतत विकास को हम अचीव ही नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो यही उनके मूलभूत कारण है कि जो इसके मूलभूत पहलू है वो यही है कि सतत विकास प्राप्त करने के लिए हमको जो मूलभूत पहलू उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या कारण है। जैव विविधता, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, हानिकारक अपशिष्टों का प्रबंधन, पारिस्थितिकी सुरक्षा, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों का प्रबंधन, जनसंख्या, ठीक है, उपभोक्तावाद, ये सब चीजें हम लोग इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास को लक्षित नहीं कर सकते जब तक इन सब चीजों के बारे में हम लोग सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जनसंख्या का। ठीक है, ऐसे ही इनकी पूर्व की अपेक्षाएं क्या क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का समुत्थान, शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का विकास करते समय नवीकृत संसाधनों के संरक्षण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया। उसके इसके प्रिंसिपल क्या है? तो ये प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप इन सब चीजों को छोड़ नहीं सकते। जैसे प्रिंसिपल में इसके सिद्धांत में क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग किया जाए, जैविक विविधता का संरक्षण किया जाए, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण किया जाए, संसाधनों एवं पर्यावरण की सतत आय हो। संसाधनों का सदुपयोग इस प्रकार किया जाए ताकि समाज के सभी वर्गों को उनका लाभ पहुंच सके। ये नहीं कि मिल रहा है तो बस धड़ाधड़ जला दे, रिसाइकलिंग करना आना हो। मानव का गुणात्मक विकास अर्थात मानव के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सतत विकास हेतु विश्व परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आपको इसमें जो जो आपको याद करने में इजी हो, वो उसके सिद्धांत में कितने पॉइंट हैं? 2 2 4 2 6 तो 8 10 12 12 14 पॉइंट है। इसमें से आप 8 या 9 पॉइंट जो आप लोग को याद हो सके वो आप नोट्स में बना के याद कर लीजिए इसको। ठीक है, मेन मेरा काम जो है वो ये बताना है कि सतत विकास होता क्या है। आपको 2 लाइन में बता दिया है कि अपने संसाधनों को ऐसा इतना दोहन मत कीजिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ न बता सके। ये सतत विकास का एक 2 लाइन का डेफिनेशन है। अब इसके अंदर क्या-क्या पहलू आते हैं, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, क्या-क्या कारण है कि सतत विकास नहीं प्राप्त किया जा सकता है, कुछ लक्ष्य केंद्रित किए गए होंगे, ये सब चीजें इसमें आएंगी। अब सतत विकास हेतु व्यक्तिगत प्रयास, हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। कि अगर आपकी बात की जाए, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात की जाए, तो इंडिविजुअल अपने अपने अंदर क्या चेंज लाए कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हम अपना योगदान दे सकें। तो उसके अंदर जैसे
बहुत सारे पॉइंट्स हैं जी, टॉपिक आप इसमें पढ़ लीजिएगा, 10-15 पॉइंट है कि साइकिल का उपयोग करें, घरों के विद्युत उपकरणों की सही प्रकार से देख रेख करें, घर के आंगन में सब्जियां उगाएं, स्नान करते समय जल की बचत करें, जल का सुरक्षापूर्ण उपयोग करें, ठीक है। वृक्षारोपण, खुले स्थानों पर मैदानों की सुरक्षा कीजिए, सीएफसी गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाइए, कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके। ये सब अपने खुद का प्रयास है, तो ये प्रयास आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये 10-15-20 लाइन जितने भी होंगे पॉइंट्स, पॉइंट के फॉर्म में याद करोगे तो याद हो जाएगा, और वो पॉइंट से इधर उधर भटके तो फिर नहीं याद पाएगा, ठीक है। और ये आ भी सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि मानो मानो एक सतत विकास को लक्षित करने के लिए इंडिविजुअल आदमी को क्या क्या करना चाहिए, ये क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तो आपको ये प्रयास लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सतत विकास के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो पारिस्थितिकी होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। इकोलॉजी होता क्या, इकोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है। इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। जैसे पारिस्थितिकी एक होता है, पारिस्थितिकी जो कि एक ब्रांच है, और जिस चीज की हम लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए वन 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 पारिस्थितिकी, वन में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, वन के वृक्ष, वन के मट्टी, ठीक है। मृदा, मृदा का वृक्ष के साथ क्या संबंध है, मृदा का जीव के साथ क्या संबंध है, जीव का जंतु के साथ क्या संबंध है, ठीक है। उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, मृदा का वातावरण से क्या संबंध है, ये सब चीजें अगर हम लोग मान लीजिए कि ये मेरा एक इकोसिस्टम है, ठीक है। इस इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए कि वृक्ष है, मृदा है, जीव है, जंतु है, ठीक है, वातावरण है। इन सभी का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को अध्ययन हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। तो इकोलॉजी एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और जिस चीज का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग उसकी पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी का डेफिनेशन आपको बता दिया गया क्या होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने पारिस्थितिकी की डेफिनेशन दी है। जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ये डेफिनेशन है कि इकोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू अदर फैक्टर दैट कंप्राइज देयर एनवायरनमेंट। ये सब चीजें अलग, जैसे बता रहे थे ना कि अलग अलग इन्वायरमेंटलिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। ये सभी इन्वायरमेंटलिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। जीएल क्लार्क ने 1954 में, या टेलर्स ने 1967। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन किसकी बन जाती है, जैसे यहाँ पे एक थे ओडम ने, ये ओडम माने जाते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट अच्छे खासे वाले, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी पड़ेगी या एग्जाम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। दूसरी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो आप लोग विकिपीडिया देखते हो उसी का ब्रिटेन का वर्जन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो इन दोनों की डेफिनेशन अपने नोट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जैसे जी मूर हैं, जी मूर भी अच्छे हैं, इनका भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं कि जिन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया कि इकोलॉजी को कैसे डिफाइन, इकोलॉजी आपको साफ सीधे पता चल गया कि एक ऐसी जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतु का वातावरण के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। बट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिए हैं अपने, और उनके अकॉर्डिंग इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है एक अच्छे शब्दों में, उसके बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि थियोफ्रेस्टस, ठीक है, इनको इकोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं थियोफ्रेस्ट, ठीक है। अब इकोलॉजी का मतलब क्या है, तो इकोलॉजी का मतलब होता है, इको का मतलब होता है घर या रहने का स्थान, और लॉजी मतलब होता है साइंस। तो इकोलॉजी, इको को, ये लैटिन वर्ड है, इको मतलब होता है घर या रहने का स्थान, और लॉजी मतलब होता है विज्ञान। तो साइंस की एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के रहने के स्थान के, उनके पारस्परिक वातावरण के साथ क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग उसकी पारिस्थितिकी कहते हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग विचार हैं, ये अलग अलग विचार आपको देखने पड़ेंगे कि क्या क्या विचार दिए हैं उन्होंने।
ये 5वां था। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी भी कुछ विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। पारिस्थितिकी की क्या क्या विशेषताएं? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राणियों एवं उनके वातावरण में आंतरिक संबंधों तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन का एक आयाम है जिसमें जीव प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र तथा उनके वातावरण के संबंधों के विश्लेषण का अध्ययन करना संभव होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण प्राणियों तथा उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये सब चीजें बताई गई हैं। अब ये पॉइंट वाइज करके लिखा रहा है। पारिस्थितिकी एक दार्शनिक विचारधारा है जिसमें विश्व जीवन का दर्शन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में किया जाता है। अभी ये अच्छी डेफिनेशन मानी जाएगी 6 पॉइंट वाली। पारिस्थितिकी में प्राणियों तथा उनके वातावरण के आंतरिक संबंधों, प्राणियों के आंतरिक संबंधों तथा जीवों के मध्य आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन है जो पर्यावरण की अंतःक्रियाओं के विस्तार, वितरण, पर्याप्तता, उत्पादकता एवं विकास की दृष्टि से नियंत्रित एवं संचालित की जाती है। तो पारिस्थितिकी में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। ये आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उद्देश्य क्या है इसके, पारिस्थितिकी के उद्देश्य क्या क्या है? तो उद्देश्य में जीवधारियों तथा उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन करना, जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के घटकों की पारंपरिक निर्भरता का अध्ययन करना, विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का सही बोध, जीवधारियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन के आयामों का विकास करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए जो कि पॉइंट वाइज करके लिखे हुए हैं। आपको इसमें पढ़ के और अपने नोट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीट पास था, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि हमको इकोलॉजी के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। क्वेश्चन के फॉर्म में ही बन सकता है कि पढ़ना है तो क्यों जरूरी है पढ़ना। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन करके प्रकृति में संतुलन बनाया जा सकता है जिसके कारण अनेक प्राकृतिक बाउंड्रियों से बचा जा सकता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन के माध्यम से प्रदूषण की विभिन्न समस्याएं, सूखा, मौसम में परिवर्तन, ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना इत्यादि का समाधान खोजा जा सकता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन से ही प्रकृति में विभिन्न चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब चक्र हम लोग को पढ़ने हैं। नाइट्रोजन चक्र तथा ऑक्सीजन चक्र में संतुलन बनाया जा सकता है। ये चक्र क्या होते हैं, जैसे हमारे पर्यावरण में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रकृति में यूज हो जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं वो प्रकृति में कैसे यूज हो जा रहा है, उसका एक चक्र बनता है कि हम छोड़े, उसके बाद वो कोई और लिया, पेड़ पौधे लिए, पेड़ पौधे के बाद क्या लिए, पेड़ पौधे के बाद क्या हुआ, वो क्या किए, उसके बाद क्या हुआ, ये एक चक्र बन जाता है कि वो हमारा जो छोड़ी गई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इस पर्यावरण में घूमती मिलती हुई समाप्त की जाती है, उसे उसका कार्बन चक्र बोलते हैं। ऐसा ही नाइट्रोजन चक्र होता है, ऐसा ही ऑक्सीजन चक्र होता है, ऐसा ही सल्फर का चक्र होता है। ये सब चीज, सभी चक्र आपको एक ड्राइंग फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, वो आगे पढ़ाया जाएगा धीमे धीमे। ठीक है, कहाँ थे, नाइट्रोजन चक्र में ऑक्सीजन चक्र में संतुलन बनाया जाता है। कृषि, भूमि संरक्षण, जलापूर्ति, जंगलों के संरक्षण तथा वन्य जीव के संरक्षण में पारिस्थितिकी की मुख्य भूमिका है। इसके द्वारा जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की आवश्यकता जानी जाती है। तो हमको क्यों पढ़ना है पारिस्थितिकी, उसके बारे में बताया गया कि हमको हमको क्या पता नहीं है और क्या चीजें हमको पता रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी के प्रमुख उपभाग, डिवीजन बताए गए हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजिकल डिवीजन किया गया है। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसी भूमि है जहाँ पे सिर्फ एक ही जाति के मेढक, एक ही जाति के वन जीव रहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे एकांगी पारिस्थितिकी। जहाँ पे सिर्फ एक ही जाति के जीव जंतु पाए जाते हो उसे उसका एकांगी पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसको संगठन के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उसमें पहला आता है स्व पारिस्थितिकी या एकांगी पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो सामुदायिक पारिस्थितिकी है। ठीक है, जिसे संपूर्ण पारिस्थितिकी या साइन इकोलॉजी बोलते हैं।
अब स्वपारिस्थितिकी ये इकोलॉजी की सब डिविजन्स हैं संगठन के अनुसार, ठीक है। स्वपारिस्थितिकी में क्या क्या होता है, तो स्वपारिस्थितिकी या एकांगी परिस्थिति को अगर डिफाइन करना हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीचे, इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी जीव की एक जाति या उपजाति के संबंध का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे मेढक एक जीव है, इसकी एक जाति राना टिग्रेना जिसके वातावरण से संबंध का स्वपारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी तथा एकांगी परिस्थितिकी कहलाती है। यहाँ तक आप लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्वपारिस्थितिकी या एकांगी परिस्थितिकी क्या होती है, किसी एक निश्चित जाति का उपजाति के संबंध वातावरण से करना। जैसे इसको आप यहाँ पे ड्राइंग फॉर्म में समझाया है। मान लीजिए कि ये ए जो है मेढक है, यहाँ एक ही भूमिखंड में सिर्फ मेढक ही मेढक पाए जाते हैं, तो इनका एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध और उन मेढकों का उनके वातावरण के साथ परस्पर संबंध की एकांगी परिस्थितिकी कहलाती है। ऐसे समुदाय परिस्थितिकी या संपूर्ण परिस्थितिकी में क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त समस्त देखो यहाँ पे क्या है, समस्त समुदाय में पौधे जीव जंतु सब आ जाएंगे तथा वहां के पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो समुदाय, ये देखो यहाँ पे फिगर के फॉर्म में समझो, फिगर है, ए भी एक जाति है, बी एक जाति है, सी एक जाति है। ऐसे ही बहुत सारी जातियां आपस में एक भूमिखंड में एक दूसरे से संबंध स्थापित करिए। सी का ए से संबंध, सी का डी से संबंध, ए का डी से संबंध। तो इसमें बहुत सारी जाति, एक समुदाय के अंदर जातियां आती हैं, ठीक है। विभिन्न जाति जब एक जगह इकट्ठी हो तो उसे समुदाय बोला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग विभिन्न समुदाय का आपस में पारस्परिक अध्ययन करते हैं तो उससे हम लोग समुदाय पारिस्थितिकी या आपका ये संपूर्ण पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या पारिस्थितिकी क्या होती है। अब समुदाय पारिस्थितिकी को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है, जनसंख्या पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। और है कि जीवों पारिस्थितिकी। जनसंख्या परिस्थिति पॉपुलेशन ऑफ इकोलॉजी, इन परिस्थिति के अंतर्गत जीवधारियों की जनसंख्या की अभिवृद्धि, स्वरूप तथा नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। इतना लिख के आप छोड़ देंगे। अब आगे आपको पढ़ना हो तो सर लिख सकते हैं, इस अध्ययन की इकाई विशुद्ध रूप से एक जाति के जीव है जिसे समष्टि की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इसके अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये आप छोड़ भी देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये दोनों, लेकिन ये जो जीवन परिस्थिति इसको आपको बताना पड़ेगा कि जीवन परिस्थिति के अंतर्गत होती क्या चीजें हैं। जो जीवन परिस्थिति के अंतर्गत जो किसी क्षेत्र विशेष में समान जलवायु संबंधी दशाओं के अंतर्गत एक से अधिक जैविक समुदाय के अनुक्रम की विभिन्न वर्गों विभिन्न अवस्थाओं में पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखो ये है, ये मेरे क्या थी, समुदाय पारिस्थितिकी, ये भी समुदाय पारिस्थितिकी, ये भी एक समुदाय पारिस्थितिकी है। लेकिन इन दोनों का एक ऐसा रीजन जहाँ पे तीनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, वो उसका बायोम कहलाता है, ठीक है। ये सब आप ड्राइंग जो है, ये सब ड्राइंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सब ड्राइंग आपको दिखानी पड़ेगी। लिखने के साथ साथ आपको अगर ड्राइंग नहीं बना के दिखाएंगे तो उसका लिखने का मतलब ही नहीं। आधे से ज्यादा चीजें तो ड्राइंग ही बता देती हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। टीचर के पास इतना समय नहीं मिलता है कि वो बैठ कर आपकी एक एक लाइन पढ़ेगा, तो ड्राइंग के माध्यम से वो समझाया जा सकता है, जैसे यहाँ पे समझाया गया है। इसलिए आपको नोट्स तो बनाने हैं, साथ साथ इसके ड्राइंग का भी अनुरूप आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, ये ब्रांचेस हैं, टेक्सोनॉमी, ये सब छोड़ दो, ये छोड़ो। पारिस्थितिकी की शाखाएं कौन कौन सी, आवासीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत हम लोग का विभिन्न जो स्थान है, उत्पादन परिस्थिति, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ छोड़ने की जरूरत है, पढ़ सकती है। अब ये जो टॉपिक है, इसको हम लोग बांध सकते हैं कि कंक्लूजन। ये हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी परिस्थिति के बारे में, लेकिन क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी जिसके कारण हम एक
हेल्दी इकोलॉजी, एक हेल्दी पारिस्थितिकी तंत्र, हेल्दी एक एनवायरनमेंट की संरचना कर सकें। तो उसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कंक्लूजन के फॉर्म में। जैसे जीव विज्ञानों में जीवों के विकास, वृद्धि, वर्गीकरण, शरीराकृति, जैव क्रियाएं, जीवन चक्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में पर्यावरण के विभिन्न घटकों, भूगोल, भौतिकी, वायु, मृदा तथा जल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य होने वाले क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, पारिस्थितिकी जीवों की संख्या, सहवासिता एवं विकास का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है, अपने विकास एवं वृद्धि के लिए जीव पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी जीव भौतिक पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, जबकि उपभोक्ता उपभोक्ता या परपोषी, जो परपोषी या उपभोक्ता मतलब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग उपभोक्ता हैं। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरे के भोजन पर निर्भर रहते हैं। मतलब जब तक, अब जैसे अगर बात कीजिए प्लांट, पौधे, ये क्या कहते हैं, ये स्वपोषी हैं। हम लोग जीव जंतु जंतु हो गए, ये सब परपोषी हैं। ठीक है, जो उपभोग करते हैं उसे परपोषी कहते हैं। उपभोक्ता परपोषी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, कैसे घास था, घास को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को किसी ने खाया, किसी को किसी ने खाया, तो एक श्रृंखला बन गई। ठीक है, यही खाद्य श्रृंखला होती है। और जैसे जैसे हम लोग एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में जाते हैं, वैसे वैसे जो एनर्जी होती है, 10% एनर्जी हाश का हाश होता है, इसी को बोलते हैं 10% एनर्जी का हाश नियम। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे एनर्जी लॉस होती है। मान लीजिए कि मुर्गा था जिसके अंदर 100% एनर्जी थी, उसकी एनर्जी मेरे अंदर सिर्फ 90%, अगर मैंने मुर्गा खाया तो उसका अंदर 90% एनर्जी है, 10% एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, अब हमको कोई खाएगा तो मेरे अगर 90% था तो उसके पास 80% पहुंचेगी, उसको कोई खाएगा तो 80 से 70 पहुंचेगी, तो ऐसे 10% एनर्जी का हाश होता जाएगा। इसे इसका हाश नियम बोला गया, 10% एनर्जी का हाश नियम। ये चीज आगे पढ़ी जाएंगी हम लोग। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला की निरंतरता तथा उसमें व्यवधान का अध्ययन पारिस्थितिकी के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित है। हम लोग की इसमें खाद्य श्रृंखला भी पढ़नी है। जीवों का शरीर भौतिक पदार्थों के संयोग से बनता है। जीव की मृत्यु के बाद सभी जीव अपघटन के कारण पुनः भौतिक पदार्थों में परिणित हो जाते हैं। पौधों का यह चक्रीकरण प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। सामान्यतः किसी एक पदार्थ की न्यूनता या अधिकता नहीं हो पाती। चक्र में अवरोध आने पर पर्यावरण के संगठन में अंतर आ जाता है, जिससे जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी में प्रकृति में निरंतर तथा अबाध गति से चलने वाले चक्रों जैसे कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी में हम लोग चक्रों का अध्ययन करते हैं, खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का आपस में संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, चौथा पॉइंट है, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उसकी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट इट कैन बी बिल्ट। ठीक है, ऐसा ही चीज है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो सकता है। रूपांतरण मतलब कन्वर्ट हो सकती है। जैसे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, अथवा हम इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण में भारी मात्रा में ऊर्जा का विसरण होता है, ये बता रहे हैं। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो उसका कुछ हाश भी होता है। कितना हाथ होता है, ये 100% नहीं होता है, ये कहीं लिखा है। अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण 100% नहीं होता है, इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन पारिस्थितिकी का क्षेत्र करते हैं। अब 100 से यहाँ पे 90% आई,
10% का हाथ हुआ, 90 से यहाँ पे आई तो 80% हुआ। इसे बोलते हैं ऊर्जा के ह्रास का नियम। कितना परसेंट हुआ होता है? 10% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी जीव के प्राकृतिक गुणों का विकास उचित वातावरण में होता है। यदि वातावरण अनुकूल नहीं है तो वह गुण दब जाता है। प्राणियों तथा वनस्पतियों में वातावरण के प्रभाव में अनेक प्रकार की शारीरिक, क्रियात्मक तथा प्रजनन संबंधी अनुकूलताएं विकसित हो जाती हैं, जिसके कारण जीव स्वयं को पर्यावरण में रहने योग्य बना लेता है। इस प्रकार के अनुकूलन संबंधी परिवर्तनों का पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक स्थान की वनस्पतियां तथा जंतुओं में अपने स्थान की विशिष्टताएं पाई जाती हैं और विशिष्टताओं के कारण एक पारिस्थितिकी प्रभु का विकास होता है। पारिस्थितिकी प्रभु का अध्ययन पारिस्थितिकी का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट, ये पारिस्थितिकी प्ररूप मतलब भाई इकोसिस्टम की बात हो रही है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, एवं प्रारूप बोल दिया है, इकोसिस्टम की बात हो रही है। किसी स्थान की अपनी जीव धारण क्षमता होती है। किसी स्थान की, मान लीजिए कि वन पारिस्थितिकी है, तो उसकी कुछ एक क्षमता होगी कि इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर विस्फोट हो जाएगा, फिर जनसंख्या विस्फोट होगा। ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट होने के कारण फिर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरमेंट में। तो हर क्षेत्र की एक जीव जंतु को रखने की क्षमता होती है। जीवों का की संख्या में वृद्धि होने पर उनमें प्रतियोगिता परिलक्षित होने लगती है। निश्चित स्थान की जीव धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भी हम लोग परिस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट है जैवमंडल। जैवमंडल विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति, विकास तथा मृत्यु पर्यावरण के विविध घटकों एवं कारकों के कारण होती है तथा इन घटकों का कारण के द्वारा ही पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता रहता है। इसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी दक्षता प्रभावित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी खाद्य श्रृंखला होती है। खाद्य श्रृंखला का लंबा तथा छोटा होना पारिस्थितिकी दक्षता को प्रभावित करता है। मानव प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र तथा पारिस्थितिकी तंत्र की जाति विभिन्नता में अंतर होता है। इन संप्रदायों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है वो ये है कि मानव को पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का बोध होना पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली घटक है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि पर्यावरण से उसका अस्तित्व नहीं रख सकता। पर्यावरण के कई घटकों के कारण वह निर्मित हुआ है और अनुच्छेद और अनुविक्षेप अनुविक्षेप कारकों से उसकी क्रियाएं प्रभावित होती रहती हैं। मानव पर्यावरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपभोक्ता है। ठीक है। उपभोक्ता जैसे बोले ना, परपोषी है। मानव अपने नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की उत्कृष्ट उपलब्धियों प्राप्त कर उपलब्धियां तभी प्राप्त कर पाएगा जब वह प्राकृतिक संपदा का विवेकपूर्ण उपयोग करेगा। जनाधिक्य, भोगवाद की संस्कृति मतलब जितना ज्यादा भोग लगा सको, जितना जल्दी ज्यादा उसको यूज कर सको, इसे भोगवाद की संस्कृति बोलते हैं। कि इतना ज्यादा संसाधनों का दोहन कर लो कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ो मत, ये भोगवाद की संस्कृति है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है, युद्ध, परमाणु परीक्षण, औद्योगिक विकास इत्यादि के कारण नई नई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें उत्पन्न न होने देना मानव जाति का परम उद्देश्य होना चाहिए। इन सभी विचारी बिंदुओं के आधार पर पारिस्थितिकी का स्वरूप निश्चित किया जाना मानव जाति के लिए अति आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। तो पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है वो यही है कि जब तक मानव खुद इस काबिल नहीं हो जाएगा, कि उसको जब तक खुद नहीं समझ में आएगा कि ये करने से अगर हम अपना तो साफ क्लियर हो, लेकिन आप पर्यावरण को गंदा कर रहे हो और वो उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी प्रति ही पड़ेगा। तो आप अपना घर साफ करके पर्यावरण को नुकसान कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट आपके घर पे दोबारा पड़ेगा हेल्थ के रूप में। ठीक है। तो ये स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा। बाहर फेंक दिए कचरा पचड़ा, सड़ा गला, फिर उसका इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
तो ये सब चीज़ें अगर मानव आपस में इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम लोग को यही पढ़ना, ये 2-3 चीज़ें पढ़नी थी। पहला तो सतत विकास क्या होता है? अच्छा, एक होता है सतत विकास, एक होता है समावेशी विकास। इसको पढ़ के आना। सतत विकास तो आप पढ़ लिए, लेकिन समावेशी विकास क्या होता है? ठीक है? इम्पोर्ट एक दो दो लाइन में समझा सकते हैं। सतत विकास में क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास में क्या होता है कि संसाधनों का इतना दोहन ना करो कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न रख सकें। और समावेशी विकास में क्या होता है? इसमें दोहन तो करना है, लेकिन एक लिमिट में करना है, समावेश में करना है। ठीक है? इसके बारे में पढ़ना है आप लोग। इसके सब दो चीजें होती है, सतत विकास होती है और एक समावेशी विकास होती है। समावेशी विकास में लोग सबको साथ में रख चलते हैं। ठीक है? समावेशी विकास में हम लोग सभी लोग को साथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। अगर आप 2 किलो यूज कर रहे हैं तो हम भी 2 किलो यूज करेंगे। ये होता है समावेशी विकास। तो जितने भी लोग रहेंगे एक साथ एक ही ग्रुप में लेके चलेंगे। तो इस ये आपका होमवर्क है कि आपको देख के आना है कि सतत विकास तो आप पढ़ लिए हो, बट समावेशी विकास क्या होता है? या या सतत विकास को ही क्या समावेशी विकास कहा जा सकता है? ये देख के आना है आपको। क्या सतत विकास को समावेशी विकास कहा जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए। अगर आपसे आपका छोटा भाई पूछ ले कि भैया सतत विकास और समावेशी विकास में क्या अंतर है, तो क्या आप उसको समझा पाओगे? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बन जाता है। या आपका भाई हमको बताए कि भैया बताइए कि हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण में नुकसान ना हो। तो ये सब चीजें आप जब तक देखो सब्जेक्ट की तरफ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा में कोर्स में आया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है? बट ऐसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स आपकी बौद्धिक स्थिरता, बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। अब आपको पता ही नहीं है कि मेरे एक कूड़ा फेंकने की वजह से पर्यावरण के जो श्रृंखला होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, परमाणु चक्रीय जो श्रृंखला होती है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब जो चक्र होते हैं, इसमें एडवर्स इफेक्ट पड़ता है आपके एक कूड़ा फेंकने की वजह। तो सब्जेक्ट इसीलिए दिया गया है। ये पहले सब्जेक्ट नहीं चलता था इन्वायरमेंट के बारे में, कहाँ पर्यावरण अध्ययन कहाँ होता था, पहले पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन अब धीमे धीमे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट जो आ रही है, वो धीमे धीमे पर्यावरण की तरफ ध्यान दे रही है। अब जैसे आपको पता नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 तक 193 देशों ने 2030 तक ये समझौता किया कि 2030 तक हम लोग 17 सतत विकास के गोल हैं, लक्ष्य 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य भी होना चाहिए। तो 2030 तक सभी 193 देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया है और उसको 2030 तक पाना भी है। तो सब देश अपनी अपनी तरफ से इंडिविजुअली इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और उसी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में बताया जा रहा है कि जब तक आदमी को खुद नहीं समझ में आएगा कि अब गवर्नमेंट कितना स्कीम निकाल दे, गवर्नमेंट तुम्हारे घर पर बार बार थोड़ी बैठी रहेगी तुमके ऊपर चढ़ा देगा। ठीक है? तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे एक चीज करने से इन्वायरमेंट क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीजें अगर नहीं पता रहेंगी, तब तक गवर्नमेंट कितना भी स्कीम निकाल दे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो ये ध्यान देना कि अब से जो भी करना, जो भी सोचना समझना, देखो आदमी टीचर हूँ, समझा सकते हैं। हम मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, हम ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे अंदर भी कमियां नहीं है, बट हाँ धीमे धीमे प्रयास किया जा रहा है। अगर अगर आदमी या गवर्नमेंट आपकी मदद करना चाह रही है तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास यही है, आपके सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड करना। इन्वायरमेंटल स्टडीज को एज ए सब्जेक्ट की तरफ पढ़ ही पढ़ो, बट अपने बौद्धिक विकास की भी को भी बढ़ाओ। ठीक है? खुद का विकास भी करना है। अब खुद का विकास तभी हो सकता है जब तक आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। जब आपको चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी, तो खुद का विकास क्या करोगे? अब खुद का विकास नहीं करोगे तो अपने छोटे भाई-बहन का कैसे विकास करोगे? घर परिवार को कैसे बताओगे कि मम्मी आपकी ये करने की वजह से इस पे इतना पर्यावरण पे ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है? तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो और
एज ए सब्जेक्ट की तरफ पढ़ो, इसको एकदम मैगजीन की तरफ पढ़ो। आप हम नोट्स देते जाएंगे, ये नोट्स आपको भी दे देंगे इस पे, इसी चैनल पे इसके स्टडी मटेरियल में डाल देते हैं। नोट्स बनाओ इसका, या पढ़ना हो पढ़ो इसका, जैसा भी करना हो। नोट्स कंपलसरी नहीं, मेरे तरफ से हम नोट्स तुमको देते जाएंगे, क्योंकि किताब आपके पास है नहीं और आप ले भी नहीं सकते। ठीक है, तो जहां तक हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे, नोट्स के फॉर्म में, प्रिंटेड नोट के फॉर्म में, या हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में, जैसा भी मिलेगा। जैसे एक नोट्स आपको दिया गया था, वो नोट्स इतना है, उसमें क्वेश्चन इतने हैं कि उस अगर पूरा 45-48 पन्ने का पढ़ लिए तो पास तो तुम हो ही जाओगे अच्छे नंबर से। बट इसको पास, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पास होने भर के लिए ना पढ़ना, कुछ नया चीजें सीखने के लिए पढ़ो। ठीक है बेटा। और टाइम टेबल देखते रहना, टाइम टेबल हम लोग सेट करते रहते हैं ना, टाइम टेबल आपको मिलता रहता है, टाइम टेबल देख के अपना क्लास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी जाओ फिर, 12 बजे से देखो, धर्मराज सर बोले थे क्लास के लिए, चेक कर लेना, क्योंकि हमसे बोल रहे थे कि सर 12 बजे से 12 से 1 लेंगे, तो 15 मिनट पहले तुमको छोड़ देते हैं, तुम लोग जाओ, थोड़ा नाश्ता पानी करो, क्या फिर उनकी भी क्लास कर लो। ठीक है, जाओ, लीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लीव हो जाओ, और हम इसको डाल देते हैं। और पढ़ लो, ग्रुप में भी बोलोगे तो ग्रुप में भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अंडरलाइन वाले पोर्शन है उस पर वही चेक करना, अंडरलाइन वाली ही पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जो अटेंडेंस लग गई होगी आप लोग की, और जो लोग नहीं आए थे उनको भी कन्वे करो कि क्लास आए, तो कभी भी प्रिंसिपल साहब फिर इससे ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर तुम्हें लोग की दिक्कत होगी। ठीक है, जाओ 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 जाओ, बंद कर रहे हैं हम क्लास। और जो भी प्रॉब्लम है, आवाज का प्रॉब्लम, क्योंकि देखो मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आवाज आ रही होगी खटपट की, आज ही से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जैसा बोलोगे, लाइव अगर नहीं समझ में आया, सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रिकॉर्डिंग फिर रात में ही करेंगे, रात में रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर सुबह आपको भेजेंगे, ये भी कर सकते हैं अगर आवाज का इतना प्रॉब्लम, क्योंकि काम चलेगा अभी कम से कम 20-25 दिन काम चलेगा। तो अगर साफ आवाज आ रही है, बियरेबल है, तो फिर लाइव क्लासेस ही लो, नहीं तो फिर जैसा बोलोगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये है। हम रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं, हम लाइव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम भेजते हैं, तब तक आप लोग जाइए और एंजॉय कीजिए क्लास नेक्स्ट।